कभी सोचा है कि हवा जो हमें हर पल महसूस होती है पर दिखती नहीं, आखिर ये चलती क्यों है? ये असल में एक अदृश्य इंजन की तरह है जो हमारे पूरे ग्रह के मौसम को चलाता है। तो आज हम इसी इंजन के काम करने के तरीके को थोड़ा करीब से समझेंगे। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम हवा के चलने के बिल्कुल बेसिक कारण से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चक्रवात जैसी बड़ी और जटिल घटनाओं तक पहुंचेंगे। तो चलिए सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि हवा आखिर एक जगह से दूसरी जगह जाती ही क्यों है? तो जब हम हवा या पवन कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये और कुछ नहीं, बस हमारे चारों ओर की वायु है जो हरकत में है। पर सवाल ये है कि इसे हरकत करने पर मजबूर कौन करता है? इसका जवाब ना एक बहुत ही सरल से शब्द में है, संतुलन। देखिए होता क्या है कि गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर उठती है, तो वहां बन जाता है लो प्रेशर का एरिया। और दूसरी तरफ ठंडी हवा भारी होती है तो वो बनाती है हाई प्रेशर। अब कुदरत को तो संतुलन पसंद है, तो बस हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है और इसी बहाव को हम पवन कहते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर हवा सिर्फ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है तो उसे तो एकदम सीधी लाइन में चलना चाहिए, है ना? पर असल में ऐसा होता नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी खुफिया ताकत है जो हवा के सीधे रास्ते में एक मोड़ ले आती है। और वो खुफिया ताकत है कोरियोलिस बल। इसे ऐसे समझिए, हमारी पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूम रही है। इस घुमाव की वजह से कोई भी चीज जो उसकी सतह पर सीधा चलने की कोशिश करती है वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। ये असल में कोई धक्का नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी के घूमने से पैदा होने वाला एक असर है जो हवा की दिशा पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और मजे की बात यह है कि ये घुमाव हर जगह एक जैसा नहीं होता। फेरल के नियम के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं अपनी दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में वे बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यही छोटा सा फर्क दुनिया भर में मौसम के बड़े बड़े पैटर्न तय करता है। तो अब जब हम ये समझ गए कि हवा चलती क्यों है और मुड़ती क्यों है, तो चलिए अब पृथ्वी के कुछ बड़े बड़े एयर सुपर हाईवे पर एक नज़र डालते हैं। ये वो विशाल हवाएं हैं जो अदृश्य नदियों की तरह पूरी दुनिया का चक्कर लगाती हैं। मोटे तौर पर इन स्थायी हवाओं को हम तीन तरह से देख सकते हैं। पहली हैं व्यापारिक हवाएं, दूसरी पछुआ हवाएं और तीसरी ध्रुवीय हवाएं। ये हवाएं लगभग पूरे साल एक ही दिशा में बहती हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यापारिक हवाओं की। ये सब ट्रॉपिकल इलाकों से भूमध्य रेखा की तरफ बहती हैं। पुराने जमाने में व्यापारी इन्हीं हवाओं के सहारे अपने बड़े बड़े समुद्री जहाज चलाते थे, इसीलिए इनका नाम ही ट्रेड विंड्स पड़ गया। फिर आती हैं पछुआ हवाएं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हवाएं पश्चिम से पूरब की तरफ चलती हैं। ये हवाएं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाले इलाकों से निकलकर सब पोलर लो प्रेशर वाले इलाकों की तरफ बहती हैं। और इस तिकड़ी की आखिरी कड़ी हैं ध्रुवीय हवाएं। अरे ये तो बहुत ही बर्फीली और ठंडी हवाएं होती हैं जो सीधे पृथ्वी के ध्रुवों यानी पोल्स पर बने हाई प्रेशर वाले इलाकों से नीचे की ओर बहती हैं। अच्छा, ये तो हो गई वो हवाएं जो साल भर लगभग एक जैसी रहती हैं, पर कुछ हवाएं ऐसी भी हैं जो मौसम और दिन रात के हिसाब से अपना मिजाज बदलती रहती हैं। चलिए अब इन्हें समझते हैं। इनमें सबसे जानी मानी हैं मानसूनी हवाएं। ये हवाएं साल में 2 बार अपनी दिशा पूरी तरह बदल लेती हैं। गर्मियों में जब जमीन समुद्र से ज्यादा गर्म हो जाती है तो समुद्र से नमी वाली हवाएं जमीन की तरफ आती हैं और जमकर बारिश करती हैं। और सर्दियों में इसका ठीक उल्टा होता है। और जानते हैं, यही तापमान का खेल छोटे पैमाने पर हर रोज होता है। दिन के समय जमीन समुद्र से जल्दी गर्म हो जाती है तो ठंडी हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है, जिसे हम सी ब्रीज या सागरीय समीर कहते हैं। और रात में कहानी पलट जाती है। जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है और हवा जमीन से समुद्र की ओर बहने लगती है, जिसे कहते हैं लैंड ब्रीज या स्थलीय समीर। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के अलग अलग कोनों में अपनी कुछ खास लोकल हवाएं भी होती हैं, जैसे हमारे उत्तरी भारत में चलने वाली गर्म लू या अमेरिका में चिनूक। ये हवाएं उस जगह की खास भौगोलिक बनावट की वजह से बनती हैं। अब बात करते हैं हवा के सबसे शक्तिशाली और कभी-कभी विनाशकारी रूप की। क्या होता है जब हवा का ये इंजन जरूरत से ज्यादा गर्म होकर बेकाबू हो जाता है? तब जन्म होता है चक्रवातों का। चक्रवात मतलब एक बहुत बड़ा घूमता हुआ तूफान।
सोचिए, इसके सेंटर में बहुत ही कम दबाव का एक वैक्यूम जैसा एरिया बन जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए बाहर की हाई प्रेशर वाली हवा बहुत तेजी से अंदर की तरफ एक विशाल भंवर की तरह घूमते हुए आती है और यही भयंकर तूफान बन जाता है। और याद है हमने कोरियोलिस बल की बात की थी, वो यहां फिर से अपना कमाल दिखाता है। उसी की वजह से उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुइयों के उल्टी दिशा में घूमते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में। एक और मजेदार बात यह है कि इस एक ही तूफान को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। चीन सागर में इसे टाइफून कहते हैं, वेस्ट इंडीज में हरिकेन और बंगाल की खाड़ी में हम इसे चक्रवात कहते हैं। और ये सिर्फ नाम नहीं है, इनका असर बहुत गहरा होता है। अगर आंकड़ों को देखें तो भारत का लगभग 8% हिस्सा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाले इन चक्रवातों से प्रभावित होता है। तो चक्रवात के बाद क्या होता है? तब आता है प्रतिचक्रवात। ये चक्रवात का एकदम उल्टा है। इसके केंद्र में हाई प्रेशर होता है और हवा धीरे धीरे केंद्र से बाहर की ओर बहती है। ये शांत और स्थिर मौसम का संकेत होता है। तो एक तरह से जब प्रतिचक्रवात आता है तो ये एक सिग्नल होता है कि चलो, तूफान का दौर खत्म हो गया है और मौसम वापस सामान्य हो रहा है। ये तूफान के बाद की शांति जैसा है। तो अगली बार जब हवा का कोई झोंका महसूस हो तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, ये कौन सी हवा है? क्या इस समुद्र से आने वाली ठंडी हवा है या फिर हजारों मील का सफर तय करके आई कोई बड़ी हवा? क्योंकि हवा के हर झोंके में दबाव, तापमान और पृथ्वी के घूमने की एक पूरी कहानी छिपी होती है।